Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Priya from Legal Fly. Welcome back to my channel. यहाँ पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे लॉ सब्जेक्ट्स. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के साथ. तो इस लेक्चर में हम दो बातें सीखेंगे. हम इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखेंगे, साथ साथ उसके डेफिनेशंस को समझेंगे. तो चलिए चलते हैं फर्स्ट स्टेप की ओर, जहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन समझना है. देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को समझने से पहले दो इंपॉर्टेंट कोट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं. तो पहला कोट लॉर्ड एक्टन का. लॉर्ड एक्टन बोलते हैं पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. देखो, उन्होंने कितने अच्छे से कुछ बात समझाई है. वो ये बोल रहे हैं कि अगर हम पावर किसी को देते हैं तो चांसेस होते हैं कि उसका मिसयूज हो. अगर हम वो पावर एब्सोल्युटली दे देते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी कंडीशन, तो वहां पर तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पावर मिसयूज ही होगा. आप समझे, ये कोड को आप ध्यान में रखिए. और एक और जेम्स मैडिसन कहते हैं, वो कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इज टिरनी. वो कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल पावर्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इन द सेम हैंड्स, वेदर ऑफ वन, a few or many, and whether hereditary, self-appointed or elective, may justly be pronounced the very definition of tyranny. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम सेम हैंड्स में सारे पावर्स दे दे, लेजिस्लेटिव भी, एग्जीक्यूटिव भी, जुडिशियल पावर्स भी अगर दे दे, तो क्या होगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर दे दी जाएगी. वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर उस पावर का मिसयूज हो सकता है. वो तो एब्सोल्यूटली ही उनके पास पावर्स इतनी सारी आ जाएंगी कि वो उसका मिसयूज कर सकते हैं. आप समझ रहे हैं. तो ये दो कोट्स ध्यान में रखिए. तो चलते हैं अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रॉपर इंट्रोडक्शन को समझना, ठीक है. और इन दो कोड्स को हम कनेक्ट भी करेंगे. ओके तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के इंट्रोडक्शन में ना हमें 3 क्वेश्चंस को समझना है. अगर हम इस 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर ले तो हमें ये सब्जेक्ट काफी हद तक समझ आ जाएगा. तो चलिए 3 क्वेश्चंस है. तो पहला, हाउ इट केम, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एवोल्यूशन, कैसे वो आया, कैसे वो एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ लॉ बना, ये क्वेश्चन. सेकंड है किसके लिए है ये लॉ, एंड थर्ड है क्यों है ये लॉ. तो ये 3 क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करें तो काफी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी. तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसे इवॉल्व हुआ, राइट. इसको कैसे आंसर करें. जो स्टेट है ना, उसकी अपनी एक पॉलिसी होती है, वो अपना एक पॉलिसी फॉलो करता है, या उसका एक अपना कैरेक्टर होता है, राइट. तो उस कैरेक्टर में जो चेंज आया, वहां पे इवॉल्व हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. मतलब स्टेट पहले पोली स्टेट माना जाता था, ठीक है. वहां से इवॉल्व होके, वहां से एक ट्रांजिशन आके वो बन गया सोशल वेलफेयर स्टेट. जब वो बना सोशल वेलफेयर स्टेट, वहां पर हुआ इवॉल्व एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है. तो इसको किस तरीके से समझे. देखिए, पोली स्टेट जो है बेसिकली उसके बहुत कम फंक्शंस है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कलेक्शन ऑफ टैक्स या मेंटेनेंस ऑफ पीस. ऐसे बहुत लिमिटेड टाइप ऑफ फंक्शन है. उसके साथ साथ एक और पॉलिसी थी जो एग्जिस्ट करती थी, वो है पॉलिसी ऑफ लेज़े फेयर. अब इस पॉलिसी में क्या हुआ करता था कि गवर्नमेंट को बोली गई थी कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से बिजनेस, मार्केट, किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंस, इस सब में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा. मतलब यहाँ पर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्चुअल फ्रीडम जो है इंडिविजुअल्स को दी जाएगी, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे मैटर्स को. तो ये एक जो पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, इसके अंदर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी थे, बैड कॉन्सिक्वेंसेस. किस तरीके से, जैसे कि एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा होने लगा, रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस था वो काफ़ी ज़्यादा वाइडन हो गया, और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा. तो ये भी पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं थी. तो स्टेट ने सोचा चलो हम अपनी फिलॉसफी या तो अपना कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. तो पोली स्टेट और लेज़े फेयर कॉन्सेप्ट से उन्होंने जंप लगाया और बन गए सोशल वेलफेयर स्टेट. जब वो बने सोशल वेलफेयर स्टेट, यहां पर स्टेट के जो फंक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि वो इंडिविजुअल के हर एक एस्पेक्ट में इन्वॉल्व हो गए. मतलब बर्थ से लेके डेथ तक इस पूरी जर्नी में स्टेट इन्वॉल्व है. स्टेट जो है प्रोटेक्ट कर रही है. तो स्टेट का जो फंक्शन था,
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस, इन सबको हटते हुए स्टेट बन गया प्रोटेक्टर ऑफ आवर राइट्स, प्रोवाइडर ऑफ आवर राइट्स। बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होने लगा, अपनी एंटरप्राइज चलाने लगा, इकोनॉमिक मैटर्स में इंटरफेयर होने लगा। तो ऐसे सारी चीजें स्टेट करने लगा। साथ ही साथ प्रमोशन ऑफ आवर सोशल इकोनॉमिक वेल बीइंग देखने लगा और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में सोचने लगा। तो इन सारी चीजें जो है ये बेसिकली स्टेट के ऊपर आ गई। तो स्टेट जो है सोशल वेलफेयर स्टेट बना, साथ में इतने सारे फंक्शंस भी करने लगा। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट में शुरू हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जन्म होना। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझे, कैसे समझेंगे देखिए। तो अब ना इसको हम इंडियन पर्सपेक्टिव में अप्लाई करके देखते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो इवॉल्व हो रहा है। देखिए, जब राजा और महाराजा या जो उनके मंत्री हुआ करते थे उस टाइम पे किस तरीके से उनका एम्पायर चलता था, वो भी क्या करते थे, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और एक्सटर्नल एग्रेशन से अपने एम्पायर को बचाते थे, कलेक्शन ऑफ टैक्स का काम देखते थे, साथ में वो अपने प्रजा को उनकी हेल्प करते थे, उनको बचाते थे। ऐसे सब काम थे जो लिमिटेड काम थे वो करते थे, राइट। वहां से उठकर हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स आए। अब ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उनका मोटो क्या था, उनका मोटो था ट्रेड करना और प्रॉफिट कमाना। बट धीरे धीरे उनको ये समझ आया कि हमारी कंट्री को वो रूल भी कर सकते हैं, तो वो रूल करने लगे। तब उनको समझ आया जब रूल कर रहे हैं तो बहुत सारे लॉज हैं जो उनको पास करने पड़ेंगे और इस लॉ के थ्रू वो बहुत सारी चीजों को रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने बहुत सारे लॉज रिलेटिंग टू पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ, मोरालिटी, ट्रांसपोर्ट, इन सभी के लिए स्टैट्यूट्स बनाना शुरू कर दिया। तो स्टैट्यूट जैसे कि डेंजरस ड्रग्स एक्ट, ओपियम एक्ट बनाया, स्टेज कैरेज एक्ट, नॉर्थर्न कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट बनाया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ऐसे कई सारे एक्ट्स उन्होंने पास कर दिए। जब इन्होंने कई सारे एक्ट्स पास करे तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है ना वो भी बढ़ गया। तो इसके साथ साथ 1860 के टाइम पे वो क्या करते थे, पावर्स जो है दूसरे अथॉरिटीज को देने लगे ताकि वो चीजों को रेगुलेट करे। जैसे स्टेज कैरेज एक्ट के अंदर कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी, उनको पावर दे दी गई कि वो कैरेज को लाइसेंस दे। अगर उनको लगता है कि वो कैरेज जो है परफेक्ट है, फिट है, तो उसको लाइसेंस देने का पावर उनको दे दिया गया। साथ ही साथ उनको ये पावर भी दी गई कि अगर उनको लगता है कि वो फिट नहीं है तो वो लाइसेंस जो है कैंसिल या तो उसका रिक्वेस्ट जो है रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम देखें नॉर्थर्न कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट के अंदर तो डिविजनल कैनाल ऑफिसर को पावर दे दिया गया कि वो स्कीम्स बना सकते हैं। किसके स्कीम्स? फॉर द ऑल्टरेशन, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एनी वाटर कोर्स, इन सब के लिए वो स्कीम बना सकते हैं। साथ ही साथ उनको एक और पावर दिया गया कि अगर कोई भी इंडिविजुअल वाटर को फाउल करता है या गंदा करता है तो उनके पास ये पावर है कि वो सप्लाई ऑफ वाटर को रोक दे। तो आप समझ रहे इतने सारे उन्होंने लॉज पास करे, साथ साथ उन्होंने जो है पावर्स दूसरे अथॉरिटी या दूसरे इंडिविजुअल्स को दिए, ऑफिसर्स को दिए, ताकि वो जो है अपना काम संभाले और साथ में ये जो लॉ में लिखा है ना उसको इंप्लीमेंट करते जाए, उनको जो है प्रैक्टिकल वे में लेके आए। अगर हम देखें डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर तो उसके अंदर वाइसरॉय को पावर दे दी गई थी कि वो किसी भी इंडिविजुअल को डिटेन कर सकते हैं। तो यहां पर तो उनको अल्टीमेट पावर दे दी थी ताकि वो किसी के भी लाइफ में, किसी के भी लिबर्टी में इंटरफियर कर सके। तो लॉस तो बनाए, साथ में उन्होंने जो है पावर्स भी अथॉरिटी या ऑफिसर्स को देना शुरू करा कि ताकि वो अपना काम करते जाए और अफेयर्स को मैनेज करे, पब्लिक अफेयर्स को मैनेज करे। आप समझ रहे हैं? देखिए, तो जब ब्रिटिशर्स थे, हमें पता है कि इवन दो उन्होंने बहुत सारे लॉस तो पास करे, राइट, बट फिर भी वहां पे कुछ ऐसा वेलफेयर नहीं हो रहा था हमारे इंडियंस के लिए, राइट। कुछ ऐसा वेलफेयर जो हम देख सकते कि हाँ इट इज गुड फॉर अस। ब्रिटिशर्स ने लॉज भी पास करे और पावर्स भी उन्होंने दिए डिफरेंट अथॉरिटीज को, डिफरेंट ऑफिशियल्स को कि वो अपने फंक्शंस को कैरी आउट कर पूरे जो पब्लिक अफेयर है ना उसको मैनेज करे, राइट, रन करे। तो अब ना यहाँ पर हमारे स्टेट के फिलॉसफी में एक चेंज आया। कब आया? जब हमें इंडिपेंडेंस मिला। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तब हमने सोचा कि हमें किस तरीके की कंट्री चाहिए। हमने ये सोचा कि हमें एक सोशल वेलफेयर कंट्री चाहिए।
राइट तो हमने अपने प्रियम्बल में किस तरीके से लिखा है, हमने कहा है हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस किस किस तरह की देंगे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी की बात करी है, यूनिटी की बात करी है, ये तो सही। उसके साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट प्रोविजंस में भी हमें ये दिखाई देता है, जैसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखें। एक एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि आर्टिकल 39 में किस तरीके से बोलता है, वो बोलता है इकोनॉमिक सिस्टम का जो ऑपरेशन है इस तरीके का होना चाहिए कि देयर शुड नॉट बी एनी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, या तो जो मटेरियल गुड्स ऑफ कम्युनिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए कि सबके लिए एक कॉमन गुड हो, राइट तो ऐसे पॉलिसी, ऐसा फिलॉसफी हमारा कंट्री जो है फॉलो करने लगा। तो हमारा कंट्री पुलिस स्टेट से, जहां पे बहुत ही लिमिटेड फंक्शंस हुआ करते थे, वहां से उठकर सोशल वेलफेयर स्टेट बन गया। तो जब सोशल वेलफेयर स्टेट बना तो यहां पर स्टेट के फंक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए, राइट क्योंकि स्टेट जो है सोशल वेलफेयर स्टेट बना और स्टेट इंडिविजुअल के हर एक एस्पेक्ट में इन्वॉल्व हो गया, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, राइट। तो देखिए अब स्टेट ने क्या करा, काफी ज्यादा तरीके के लॉज बना दिए, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो ऐसे कई सारे लॉज स्टेट ने बनाना शुरू कर दिया। लॉज तो बनाए, राइट अब बारी किसकी आती है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने क्या किया, हमने डिफरेंट तरीके के डिपार्टमेंट्स बना दिए, जैसे मिनिस्ट्रीज बना दी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, ऐसे बहुत सारे तरीके के मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स बना दिए। और उस डिपार्टमेंट्स के अंडर हमने बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ खड़ी कर दी, या तो अथॉरिटीज़ को एस्टैब्लिश करा जो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करेगा, या इन लॉज को बेसिकली इन लॉ का इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन देखेगा। तो यहां पर लॉज बनाए, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स बनाए, साथ में अथॉरिटीज बनाई। तो यहां पर क्या इंक्रीज हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस इंक्रीज हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जो इंक्रीज होता चला जा रहा है, राइट। मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर और टू सर्व द पब्लिक, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, ये सारी बातें इंक्रीज हो रही थी, राइट। तो देखिए जब ये सारी चीजें इंक्रीज हुई, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, इसको कंट्रोल करने के लिए इवॉल्व हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो सिंपल है ना बात, मतलब पुलिस स्टेट से सोशल वेलफेयर स्टेट, सोशल वेलफेयर स्टेट में काफ़ी सारे फंक्शंस, उसमें स्टेट ने बनाए काफ़ी सारे लॉज, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अथॉरिटीज़ आई, बहुत सारे ऑफिसर्स आए जो कि इसको इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे या एग्जीक्यूशन का काम देखेंगे, मैनेजिंग द पब्लिक अफेयर्स देखेंगे, और इससे इवॉल्व हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्योंकि वो लॉ जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करता है, राइट। आप समझ रहे हैं, तो एवोल्यूशन आपको समझ आया, पुलिस स्टेट से सोशल वेलफेयर स्टेट, राइट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी हमें यह देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, बट किसके ऊपर वो अप्लाई होता है, फॉर हुम, किसके लिए है ये लॉ, वो हमें देखना है। अब उसको समझते हैं। देखिए स्टेट जो है किस तरीके से काम करता है, उसके 3 ऑर्गन्स है, राइट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करता है, वो लॉ बनाता है। जुडिशरी क्या करता है, वो लॉज को इंटरप्रेट करता है, राइट। जो भी लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है उसको देखता है वो सही है कि नहीं, देखता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है नहीं, वो उसको अप्लाई करके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है इंडिविजुअल्स के बीच में, तो वो जुडिशरी का काम, राइट। यहां पर एक एग्जीक्यूटिव विंग, नाउ एग्जीक्यूटिव विंग क्या करती है, जो भी लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है उसको इंप्लीमेंट करती है। उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करती है, डिफरेंट पॉलिसीज बनाती है, स्कीम्स बनाती है, डिसीजंस लेती है कि कैसे उसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो वो सारा काम एग्जीक्यूटिव करती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है किसके लिए बना है, किस विंग के लिए बना है और किसके साथ वो डील कर रहा है, वो डील कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के साथ, राइट। तो किसके साथ डील कर रहा है, एग्जीक्यूटिव विंग के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के साथ, वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस जो रहा उसके साथ डील कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो इसको समझते हैं। तो एग्जीक्यूटिव विंग, उसके सबसे हेड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन इट इज वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद मिनिस्टर्स एंड उनके डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, राइट। एग्जाम्पल्स देखें कौन कौन है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। चलिए
तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब इस मिनिस्ट्री के अंदर देखते हैं कि कितने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर है जो कि हेड है, राइट। उनके अंडर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि उनको असिस्ट करते हैं। अब इस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, जैसे रीजनल ऑफिस हो गया, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हो गया, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, अथॉरिटीज हो गए, ट्रिब्यूनल्स हो गए, बोर्ड हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए। इन सभी के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है। सबसे पहले अगर हम रीजनल ऑफिस की बात करें तो देखिए, रीजनल ऑफिस जो है ईस्टर्न जोन में है, सेंट्रल जोन में है, नॉर्थर्न जोन में है, वेस्टर्न जोन में है। तो इनके जो भी हेड्स है ना, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, आईएएस ऑफिसर्स है, या आईएएस या तो आईएफएस ऑफिसर्स, ऐसे ऑफिसर्स है जो कि बैठते हैं बिल्कुल हेड में, जिनको हम कहते हैं ना ब्यूरोक्रेट्स। तो वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पर्सपेक्टिव में आते हैं। और देखते हैं कौन कौन आता है, जैसे कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रोव्यू में आता है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, एजेंसी है। तो वो क्या करता है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के यूज और कंजर्वेशन के बारे में पॉलिसीज बनाता है, गवर्नमेंट को जो है एडवाइस देता है। ऐसे सारे काम जो है वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी करता है। और साथ ही साथ वो इंप्लीमेंट करता है किस स्टैट्यूट को, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को। तो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, उसको इंप्लीमेंट करने की अथॉरिटी है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, राइट। तो ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पर्सपेक्टिव में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, राइट। और देखते हैं जैसे कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। किसका इंप्लीमेंटेशन देखती है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट का इंप्लीमेंटेशन देखती है, राइट। तो ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हुई। साथ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये लेजिस्लेचर ने एक लॉ बनाया, इसका इंप्लीमेंटेशन देखती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राइट। तो ये जो बेसिकली अथॉरिटी है ये इस पर्टिकुलर एक्ट का, स्टैट्यूट का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का इंप्लीमेंटेशन देखती है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हुई। तो आप समझ रहे एक मिनिस्ट्री के अंदर कितनी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज या एजेंसीज है जो कि लेजिस्लेचर के लॉ को इंप्लीमेंट करती है, एग्जीक्यूट करती है, या एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखती है, मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक अफेयर्स का काम देखती है। तो ये सारे ही लोग, ये सारे ही अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पर्सपेक्टिव में आते हैं। तो थोड़े और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बैठा है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट। अब उसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट। तो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, एक डिपार्टमेंट है जो उसके साथ डील करती है, उसके अंदर एक अथॉरिटी बैठी है जो इस लेजिस्लेचर के लॉ को इंप्लीमेंट करेगी। तो ये अथॉरिटी हुई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या एजेंसी। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963, ये एक स्टैट्यूट है बेसिकली जो रेवेन्यू मैटर्स के साथ डील करता है, राइट। अब इसका एक डिपार्टमेंट है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नाउ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पर्व्यू में आता है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बेसिकली बनाया गया था लेजिस्लेचर ने जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट बनाया था। अब वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। तो ये जो पर्टिकुलर कमीशन है वो क्या देखता है कि हायर जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो होनी चाहिए या मेंटेन करनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस में या यूनिवर्सिटी में, तो उसका काम ये है। तो इस पर्टिकुलर लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम इनका है, राइट। तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हुई। और एग्जांपल देखिए, जैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो काम कर रहा है कंपटीशन एक्ट के अंदर, मिनिस्ट्री है उसकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये सब ही एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, एक्सिक्यूशन ऑफ लॉ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर का काम कर रहे हैं, या पूरे पब्लिक अफेयर्स को वो मैनेज कर रहे हैं, या पूरी कंट्री को चला रहे हैं, राइट। तो ये ब्यूरोक्रेट्स, डिफरेंट अथॉरिटीज, कमीशंस, ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। तो इन्हीं सभी लोगों के लिए या इन्हीं सभी अथॉरिटीज के लिए बना है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दैट इज कहां से आया ये लॉ, राइट। सेकेंड, किसके लिए है ये लॉ। नाउ थर्ड, व्हाई। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कौन कौन सी है ये तो आपको समझ आ गया। बट अब एक और चीज समझिए, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का या एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है,
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉस, राइट। जो लॉ लेजिस्लेचर ने पास करा है उसको इम्प्लीमेंट करना है उनका काम, जो मेन काम है, राइट। उसके साथ साथ जब स्टेट ने अपनी पॉलिसी चेंज करी थी और लेजिस्लेचर बहुत सारे लॉज बना रहे थे, तो लेजिस्लेचर के पास बहुत सारा काम आ गया। इसलिए लेजिस्लेचर ने धीरे धीरे अपना काम थोड़ा थोड़ा करके एग्जीक्यूटिव विंग को डेलीगेट करना शुरू कर दिया। मतलब यहां पर एग्जीक्यूटिव विंग के पास ये अथॉरिटी भी है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी बनाए या लॉज बनाए। तो लेजिस्लेचर ने वो पावर जो है थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को दे दी। साथ में जुडिशरी भी काफी ज्यादा ओवरबर्डन होगी, क्योंकि इतने सारे केसेस आने लगे कि उन सभी को डील करना काफी मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने ये सोचा कि कुछ कुछ ऐसे एरियाज है जिसमें एक्सपर्ट की जरूरत होती है डिसाइड करने के लिए, या वो बेटर तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग को वो पावर्स भी मिल गए। तो उसके थ्रू क्या हुआ, ट्रिब्यूनल्स जो है कॉन्स्टिट्यूट हुए। अब ट्रिब्यूनल्स का बेसिकली क्या काम है, उनको जुडिशियल फंक्शंस दिए गए हैं, और जिस भी एरिया में उनको कॉन्स्टिट्यूट या तो एस्टैब्लिश किया गया है, उस एरिया के अंदर जो भी डिस्प्यूट्स आएंगे वो उसको रिजॉल्व करेंगे। जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो क्या करते हैं, एनवायरमेंटल जो भी मैटर्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे उसके साथ वो डील करते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वो कंपनी लॉ के अंदर जो भी मैटर्स है उनके साथ डील करते हैं। तो ऐसे कई सारे ट्रिब्यूनल्स भी खड़े करते हैं। तो आप समझ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव विंग को खुद के पावर्स, खुद के फंक्शंस भी हैं, साथ में लेजिस्लेटिव के भी फंक्शंस हैं, साथ में जुडिशियल फंक्शंस भी आ गए। तो ये सारे एक साथ मिल गए। अब इसके थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से वो काम करती है। देखिए, अब हमें पता है कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, राइट। अब एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट करना बेसिकली एक मेजर इंपॉर्टेंट टास्क है। तो इसके लिए लेजिस्लेचर ने लॉ तो पास क्या है, वो है एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर एक अथॉरिटी बनाई है, वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जैसे मैंने पहले बताया था। अब ये बोर्ड का क्या काम है, वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कि किस तरीके से हम प्लान आउट करें और एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट करें या कम करें। तो क्या क्या पॉलिसीज है, क्या प्रोग्राम्स है जो हमें कंडक्ट करनी चाहिए, क्या कैंपेन है जो करना चाहिए। तो इस तरीके से वो जो है एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट करती है। अब जो दिल्ली है वहां पर बैठी है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। अब वो करती है इस पर्टिकुलर एक्ट का इंप्लीमेंटेशन। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक कैंपेन निकाला और बोला रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। तो ये कैंपेन के थ्रू वो सभी को इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस देना चाहते थे कि जब भी आप ट्रैफिक लाइट में रुके हैं तो आप अपने इंजन या अपने व्हीकल को ऑफ कर दें। तो उससे कई हद तक हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए वो किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन का काम कर रही है। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या करा, दिल्ली गवर्नमेंट ने बेसिकली एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक कैंपेन रखा। तो बेसिकली वो कर क्या रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, राइट। और उसकी कमेटी कौन सी है, बेसिकली दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है जो ये काम देख रही है। तो अब ये देखते हैं कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेटिव फंक्शंस एक्सरसाइज करती है। अब इसके लिए मैंने दो एक्ट्स रखे हैं, एक है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एंड सेकंड है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि वो एक ऑर्डर पास कर सकते हैं, किससे रिलेटेड, एसेंशियल कमोडिटीज के सप्लाई से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन से रिलेटेड। अगर उसको इंक्रीज करना है, मेंटेन करना है, किसी भी एसेंशियल कमोडिटी से रिलेटेड जो भी मैटर है उसके लिए वो एक ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो यहां पर लॉ किसने बनाया है, लेजिस्लेचर ने बनाया। कौन सा लॉ, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। बट वहां पर पावर उन्होंने किसको दे रखी है, एक ऑर्डर पास करने की, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब उनके अंडर जो एक डिपार्टमेंट बैठा है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उसके अंडर जो अथॉरिटी बैठी है, बेसिकली वो कंट्रोल करके वो बेसिकली बता रही है देखो हमने ऑर्डर पास करा है, इसके थ्रू एसेंशियल कमोडिटीज जो है उसका सप्लाई इंक्रीज होना चाहिए। तो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, उन्होंने अपने थोड़े लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो है वो गवर्नमेंट को दे दिए, राइट, उस डिपार्टमेंट को दे दिए एक्सरसाइज करने के लिए। तो जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ का मतलब क्या है, लॉ का मतलब रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, ये सभी लॉ के अंदर आते हैं। तो एक ऑर्डर पास करना मतलब क्या है, काइंड ऑफ एक लॉ ही तो है वो जो पास कर रहे हैं, राइट। उसके साथ साथ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ही गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो कोई भी कमोडिटी, अगर उनको लगता है कि कोई भी कमोडिटी एसेंशियल है तो वो इस एक्ट के अंदर उसको इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। अगर रिमूव करना है किसी कमोडिटी को वो रिमूव भी कर सकते हैं। तो मार्च 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने हैंड सैनिटाइजर एंड मास्क को एसेंशियल कमोडिटी कहा।
और उन्होंने बोला इसको हम इस एक्ट के अंदर डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि फॉर अ पीरियड ऑफ 100 डेज इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल कमोडिटी, ताकि उसकी सप्लाई में कोई रुकावट ना आए, कोई होर्डिंग ना हो उससे रिलेटेड, इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया। तो देखिए ये जो उन्होंने बेसिकली जो काम किया, एक नोटिफिकेशन पास करते हुए किया, राइट, ऑफिशियल गैजेट में। तो वो नोटिफिकेशन क्या है, काइंड ऑफ अ लेजिस्लेटिव फंक्शन है, राइट, जो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब देखिए सेकंड स्टैट्यूट, जैसे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। अब ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी है कि वो रूल्स बना सकते हैं। अब उसके उस पावर को एक्सरसाइज करके उन्होंने ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स को भी बनाया, और उसके अंदर कई सारे प्रोविजन है वो जो डालते चले जाते हैं। तो वो क्या है, वो रूल बेसिकली क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो है लेजिस्लेटिव फंक्शंस एक्सरसाइज कर रही है। तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो है वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी कर रही है, अपने फंक्शंस भी कर रही है, जुडिशियल फंक्शंस भी कर रही है, राइट। तो इससे क्या कनेक्ट हो रहा है कि भाई आप अगर एक ही विंग को सारे पावर्स एक साथ दे दे तो क्या होगा, जैसे हमने 2 कोट्स में बोला था, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल पावर्स इज अ वेरी डेफिनेशन ऑफ टिरनी, राइट। तो इस चीज को बचाने के लिए, या कि अगर हम पावर दे देते हैं तो उसका मिसयूज हो सकता है या आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर हो सकता है, तो इस चीज को बचाने के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बनाया। तो क्यों बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? टू कीप द गवर्नमेंटल पावर्स विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ, राइट। लॉ के अंडर हम रखें उनके पावर को, लिमिटेड रखें, ताकि वो अनकंट्रोल्ड ना बन जाए और पावर्स को मिसयूज करना ना स्टार्ट कर दे। तो आप समझ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पूरी कहानी। तो यहां पर हमारा फर्स्ट एरिया खत्म हुआ, अब हम सेकेंड एरिया की ओर जाते हैं, वो है डेफिनेशंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो पहला केसी डेविस। नाउ केसी डेविस कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ कंसर्निंग द पावर्स एंड द प्रोसीजर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इंक्लूडिंग स्पेशली द लॉ गवर्निंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो वो क्या कह रहे हैं, वो 4 चीजों के बारे में कह रहे हैं। पहला तो वो ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के साथ डील करता है, राइट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के पावर्स के साथ, उनको क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए उसके साथ ही साथ उनके जो एक्शंस होते हैं उसके ऊपर एक जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल कंट्रोल के बारे में डील करता है। सिंपल है, राइट। और फर्दर एक्सप्लेन करते हुए ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो है वो उनके हिसाब से ना ही एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, ना ही एक कोर्ट है, बल्कि वो ऐसी एक एजेंसी है जो कि इंडिविजुअल्स के राइट को इफेक्ट कर सकती है बाय 2 वेज, फर्स्ट बाय रूल मेकिंग और बाय एडजुडिकेशन। तो समझिए अब मेरी बात, वो कह रहे हैं कि जो एजेंसी है उनके पास पावर्स है, पावर्स के थ्रू वो इंडिविजुअल्स के राइट को अफेक्ट कर सकते हैं, या तो वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस यूज करके कर सकते हैं या जुडिशियल फंक्शंस को यूज करके कर सकते हैं। अब सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, वो है आइवर जेनिंग्स की। अब आइवर जेनिंग्स बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, राइट। ये तो हमने पहले बात करी। इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो उसके साथ वो क्या कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सिंपल है, बट इनके डेफिनेशन को क्रिटिसाइज भी कर दिया गया। ये बोला कि इस डेफिनेशन के अंदर ना कहीं पर भी ये बात नहीं हुई कि क्या लीगल रेमेडी अवेलेबल है इंडिविजुअल्स को जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अपने एक्शंस को एक्सरसाइज करके इंडिविजुअल्स के राइट्स को वायलेट कर दे, तो क्या रेमेडी मिलती है, उसके बारे में दोनों इन्होंने कुछ बोला ही नहीं अपने डेफिनेशन में। साथ में ये बोला गया कि इनकी डेफिनेशन काफी ही वाइड है, क्योंकि उन्होंने करेक्टली समझाया ही नहीं कि किस तरीके की पावर की बात कर रहे हैं वो। साथ ही साथ ये बोला गया कि इनकी डेफिनेशन को देख के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की डेफिनेशन दे रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन दे रहे हैं, यही नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी तो ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में बात करती है, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज की नहीं, उसको तो बेसिकली उस मोड ऑफ एक्सरसाइज, किस तरीके से फंक्शंस को एक्सरसाइज करना चाहिए, ये उसका कंसर्न होना चाहिए। तो इस वे में भी उनको क्रिटिसाइज कर दिया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, वो है डाइसी की। नाउ एवी डाइसी कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव law as denoting that portion of a nation's legal system
विच डिटरमाइंस, मतलब वो ये कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो एक ऐसा पोर्शन ऑफ लीगल सिस्टम का है जो कि डील करते हैं स्टेट ऑफिशियल्स के लीगल स्टेटस के बारे में, उनके लाइबिलिटीज के बारे में। अब जब इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स उनके कांटेक्ट में आते हैं, राइट, तब उनके क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं, साथ ही साथ क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू उनके राइट्स एंड लाइबिलिटीज को एनफोर्स किया जाता है। तो उनकी जो डेफिनेशन है काफ़ी लिमिटेड है, राइट। वो बस ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई जो स्टेट ऑफिशियल्स है या तो जो सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स, जो अथॉरिटीज़ है, बेसिकली उन अथॉरिटीज़ की क्या लाइबिलिटीज़ है, क्या स्टेटस है। जब इंडिविजुअल्स इनके कांटेक्ट में आते हैं तो इंडिविजुअल्स के क्या राइट्स है, क्या लाइबिलिटीज है, और किस तरीके से वो राइट्स जो है एनफोर्स होंगे। तो बेसिकली वो अपनी डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अदर अथॉरिटीज के बारे में बात नहीं करा, जैसे पब्लिक कॉर्पोरेशन, उसके बारे में तो वो कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या प्रोसीजर है जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को अप्लाई करना चाहिए जब अपना फंक्शंस एक्सरसाइज करते हैं, उसके बारे में भी कुछ बताया नहीं गया। तो ऐसे उनको क्रिटिसाइज भी किया गया। तो नेक्स्ट देखते हैं वेड एंड फिलिप्स की डेफिनेशन। अब वो ये बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ which is concerned with composition, powers, duties, rights and liabilities of various organs of government which are engaged in administration। तो वो क्या बोल रहे हैं, ये बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो एक पब्लिक लॉ का ब्रांच है। पब्लिक लॉ मतलब एक ऐसा लॉ जो कि इंडिविजुअल और स्टेट के रिलेशनशिप को गवर्न या रेगुलेट करता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, राइट। तो वो एक ऐसा ब्रांच है पब्लिक लॉ का जो कि किस चीजों के बारे में बात करता है, कॉम्पोजिशन, पावर्स, ड्यूटीज, राइट्स and liabilities of all those administrative authorities, या तो all those organs जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, राइट। सिंपल है, राइट। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के सारे राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, पावर्स, कॉम्पोजिशन क्या है, इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बात करता है। अब देखते हैं जेन एंड जेन का डेफिनेशन। वो क्या बोलते हैं, वो बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द स्ट्रक्चर, पावर्स and functions of the organs of administration, the limits of their powers, the methods and the procedures followed by them in exercising their powers and functions, the method by which their powers are controlled, including the legal remedies available to a person against them when his rights are infringed by their operation। तो यहाँ पर ये चार बातें बोल रहे हैं। वो क्या क्या बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किसके साथ डील करता है, स्ट्रक्चर, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है उनके क्या स्ट्रक्चर है, उनके क्या पावर है, उनके क्या फंक्शंस है, इसके बारे में डील करता है फर्स्ट। सेकेंड कि वो जब अपने पावर्स जो भी पावर्स के बारे में बात करें तो उसके ऊपर क्या लिमिटेशन है, क्या कंट्रोल है, वो लिमिटेशन के बारे में बात करता है। थर्ड वो बोलते हैं जब भी वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं तो क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है जो उनको फॉलो करना चाहिए। एंड लास्ट जब वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं और किसी के भी राइट को वायलेट कर देते हैं तो क्या लीगल रेमेडी है। तो इन चारों के बारे में बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अकॉर्डिंग टू जेन एंड जेन। तो आप समझ रहे डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्टार्टिंग फ्रॉम केसी डेविस टू दैट ऑफ आइवर जेनिंग्स, एवी डाइसी, वेड एंड फिलिप्स, जेन एंड जेन। तो आपको समझ आ रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन कंक्लूजन हम किस तरीके से बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है एक ब्रांच है पब्लिक लॉ का जो कि किसके साथ डील कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के स्ट्रक्चर, पावर, फंक्शंस के बारे में डील कर रहा है। अब वो जब अपने पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं तो कौन से मेथड्स और प्रोसीजर्स है जो अप्लाई करने चाहिए उनके बारे में डील करता है, और किसी इंडिविजुअल के राइट को वायलेट करे तो क्या लीगल रेमेडी अवेलेबल है उस इंडिविजुअल को, उसके बारे में भी बात करता है। सिंपल। तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, ये जो अथॉरिटीज है, इनको हम लॉ के लिमिट्स में रख पाए, right, in order to control the governmental powers within the sphere of law, that administrative law is working। तो finally administrative law का क्या objective है, to have a control over the administrative power। जो भी हमने पावर दे रखी है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज या एग्जीक्यूटिव विंग को, उसको कंट्रोल करे। क्यों, क्योंकि वो अपने पावर्स भी फंक्शन करते हैं, उनके पास लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी है, उनके पास जुडिशियल फंक्शंस भी है। तो उनको कंट्रोल पे रखे। भाई इतने सारे पावर्स दे रखे तो उनको कंट्रोल तो करना होगा ना। तो यही है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मेन
पर्पस। तो सिंपल है ना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।